देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के क्लास 12th के समस्त विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग माता सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों की दो पुस्तकों में से आरोह और वितान, जो वितान पुस्तक है उसमें दूसरा अध्याय जूझ, जिसको आनंद यादव जी ने लिखा हुआ है। जूझ कहानी वास्तव में जूझ यानी संघर्ष। तो जिस तरह से कहानी का शीर्षक है वैसे ही संघर्ष इस कहानी में मिलता है आपको। कभी आप देखे होंगे मोटिवेशनल वीडियो में जितना मोटिवेशन है, उस मोटिवेशन को पा करके भी व्यक्ति इतना संघर्ष नहीं कर सकता जितना संघर्ष इस कहानी के अंतर्गत लेखक ने किया हुआ है। मुझे पूरा और पक्का यकीन है कि जितने विद्यार्थी आप लोग हो, आप लोगों में से कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जिसको पढ़ने के लिए रोका जाता हो, पढ़ने के नाम पे हड़काया जाता हो कि मतलब मत पढ़ो, और आपका मन कर रहा हो कि नहीं मैं किसी तरीके से पढ़ूंगा ही। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इस लेखक का ये दुर्भाग्य ही रहा कि पिताजी हैं वो घूमने टहलने में माहिर हैं, वो घूम टहल के ही अपना काम चलाना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए उनके द्वारा कुछ भी यानी कुछ भी बच्चे के लिए नहीं किया जाएगा। अर्थात वे अपने आनंद के आगे बच्चे के जीवन की एक बार भी नहीं सोचते हैं। आप चित्र देख रहे होंगे, चित्र में आधा फिगर है और वो आधा फिगर जो है वो एक भैंस का है, और वो जो बच्चा खड़ा हुआ है वो लेखक है। यानी बच्चे को पढ़ने की वो शौक है कि पेन कॉपी हो न हो तो वो बच्चा क्या करता है कि वह जहाँ तहाँ, मतलब जानवर के शरीर पे जो रूसी है, डैंड्रफ है, उस पे कोई चीज लिख के और लिखना सीख रहा है। घर वाले मना करते हैं, उनसे जबरदस्ती करके विद्यालय जाने की टोह लगाए हुआ है। अपने पिताजी नहीं मानते, इसलिए गांव के जो मुखिया हैं उनसे कहता है कि मेरे पिताजी से कह दीजिए मुझे स्कूल भेज दें। बहुत बड़ी बात है। यानी एक छोटे बच्चे को जब चाव हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए तो वो इतना ललायत है, और उसके बाद भी माँ भी सहारा नहीं दे पा रही बेचारी, डर के मारे कि पिता क्या कहेगा, पिता मुझे भी नहीं जीने देगा। कहानी में एक जगह आया हुआ है, कह रहा है कि तुम्हारा पिता जो है वो हड्डी पसली एक कर देगा मार के अगर तुम स्कूल जाने की बात करोगे। माँ सपोर्ट करना चाहती है फिर भी नहीं कर पाती है। सोचिए, इतना बड़ा, वह मनुष्य तो नहीं कहेंगे लेकिन इतना बड़ा स्वार्थीपन कि अपने थोड़ा सा घूमने टहलने आनंद लेने के चक्कर में अपने ही बच्चे की जिंदगी को तबाह करके रख दिया जाए। ऐसा पिता, पिता वास्तव में, पिता शब्द ही ऐसा है जो आपके समस्त दुखों को पी लेता हो। पिता पालन करने में भगवान विष्णु से भी आगे निकल जाए वो पिता। कभी सपने में भी आपका जो अहित न कर सके उसे पिता कहते हैं। पिता वही करता है। पिता का मतलब है, कभी आपने रामानंद कृत रामायण में सुना होगा, वहां पे भगवान राम ने कहा कि अपने पिता की इज्जत प्राण रहने तक करनी चाहिए। और पिता वो है जो आपको प्राण देने वाला है। पिता वो है जिसने आपके लिए सारी दुनिया से लड़ने का सामर्थ्य हासिल किया हुआ है। और अगर किसी का पिता अधर्मी हो जाए तो भी उस व्यक्ति को अपने पिता का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहिए। ये भगवान राम के वाक्य हैं उस सीरियल के अंतर्गत। तो आप जानिए यहाँ पे क्या है, पिता जो है वो व्यक्ति को अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो विद्यालय ना जाए, और विद्यालय जाकर भी क्या करेगा क्योंकि कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो ऐसी कहानी, जोरदार कहानी जो कि आपको मिली हुई है, और जिसमें आप ये देखेंगे कि लेखक कितना संघर्षशील है, बचपन में संघर्ष कर रहा है। जब लोगों को मार के विद्यालय भेजना पड़ता है, पीट के विद्यालय भेजना पड़ता है, या लालच दे के विद्यालय भेजना पड़ता है। मार पीट के भाषा पहले होती थी, अब तो वो नहीं रही। लालच दे करके विद्यालय भेजना पड़ता है, तमाम मोटिवेशन करने की ज़रूरत आती है कि पढ़ोगे नहीं तो गंदे बच्चे हो, तुमको जाना चाहिए तो अच्छे बच्चे रहोगे, जो भी है।
उस समय में एक बच्चा प्रयास कर रहा पढ़ने का, कितनी बड़ी बात है। वो भी कहानी में आप देखेंगे, सुबेरे सुबेरे उठ करके जानवरों के लिए कुछ काम करता है, खेत में काम करता है, पानी लगाता है, सारा कुछ करके तब विद्यालय जाएगा। इतनी मेहनत से पढ़ने वाला। आज के डेट में तो लोग केवल कोचिंग, कोचिंग से घर, घर से विद्यालय, विद्यालय से कोचिंग, कोचिंग से फिर घर, इसके अलावा कोई काम नहीं है। इतनी मेहनत करके जो पढ़ने वाला होगा, जरा सोचिए उस व्यक्ति का मन कैसे नहीं लगेगा, क्योंकि जो चीज़ कठिनाई से मिली हुई होती है वो खूब पसंद आती है, और जो चीज़ फोकट में मिली हुई होती है वो चीज़ पसंद नहीं आती है। आइए इस कहानी को हम देखते हैं कि आनंद यादव जी ने आपके लिए क्या लिखा हुआ है। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। सोचिए, बिल्कुल आप लोगों के हिसाब से विपरीत परिस्थिति। खैर, आप लोगों में भी बहुत सारे इतने प्यारे लोग हैं कि उनका भी मन तड़पता है, वो भी पढ़ते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन दादा के सामने यानी पिता के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, यानी हाथ पैर तोड़ देगा मार के दादा। इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी कुछ नहीं लगेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई धन संपत्ति नहीं हो पाएगी। जो बाबा के समय में था वह दादा के समय नहीं रहा, यानी बाबा के समय में खेती करने वालों की जो हालत थी वो दादा के समय में नहीं रही। समय बदलता गया, युग अर्थ प्रधान होता गया, और मैं भी अगर खेती में जुट जाऊंगा तो मेरा भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह खेती हमें गड्ढे में ढकेल रही है। यानी खेती से केवल आप खा सकते हैं, जी सकते हैं, खेती से कोई भी बेहतर काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठोबा आड़ा की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते थे आपके लेखक के। इसलिए पढ़ने के लिए वह व्यक्ति तत्पर था नहीं, बल्कि जी तोड़ लगन के साथ मेहनत करना चाहता था, लेकिन अवसर ही नहीं मिलता था। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आपके लेखक आनंद जी का। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। दिवाली बीत जाने के बाद में कोल्हू चलना शुरू होता है, यानी गन्ने की पेराई, छोटे छोटे मशीन जो घर पे लगती थी, बैल द्वारा पेराई होती थी, उसको चलाने का मतलब था कि आदमी 2-2 महीने तक, 2.5 महीने तक केवल गन्ने की पेराई होती थी, ताकि उससे गुड़ मिल सके और घर में व्यक्ति के मीठे का प्रबंध हो जाए, जो घर का ही होता कि खरीदना न पड़े। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादाजी की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। भाई, कोल्हू जल्दी शुरू होगा तो गुड़ पहले तैयार होगा, और मार्केट में जब पहले जाएगा तो अच्छा है कि बेहतर रेट मिलेगा। इसलिए यह उसकी समझ कुछ दूर तक, कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाज़ार में गुड़ की बहुतायत हो जाती, माने बाज़ार में बहुत लोग गुड़ बेचने आते और भाव नीचे उतर आते थे। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 के गुड़ बहुत आता, और हमारे जैसे खेतों पर बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का मतलब मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे गुड़ जिनको गुड़ में आने वाला एक झाग होता है, जब रस की पेराई के बाद उसको पकाया जाता है तो वो झाग जो है, जितना अधिक साफ किया जाता है उतना ही अधिक गुड़ का रंग भी बदला हुआ मिलता है, और गन्ने की क्वालिटी के आधार पर भी गुड़ का रंग बदलता है। तो आप इतना मात्र जानें कि जिस गुड़ का रंग ज़्यादा काला वो 3 नंबर, थोड़ा और साफ तो 2 नंबर, बहुत बढ़िया साफ गुड़ यानी एकदम सुनहले सुनहले कलर का गुड़ हो जाए या थोड़ा हल्का पीलापन पड़ जाए तो वो गुड़ 1 नंबर। मीठापन तो उतना ही होगा, बस केवल रंग के आधार पर समझ लीजिए, काला गोरा रंग की तरह से वो उसका 1 नंबर 2 नंबर में गिना जाने वाली बात थी। इसीलिए घर पे बनाए हुए, कोल्हू में बनाए हुए गुड़ अक्सर उतनी सफाई नहीं हो सकती थी और उतना बेहतर नहीं, तो उसका रंग काला ज़्यादा हो जाता था। तो 3 नंबर का गुड़ कहा, यानी 3rd क्लास। तो जब बढ़िया चीज़ मिल जाएगी तो 3rd क्लास वाले को कौन पूछेगा। तो इसीलिए जल्दी कोल्हू शुरू कर देते थे। ये कहने का मतलब है, जब कोल्हू जल्दी शुरू कर देंगे तो ठंडी के महीने भर लड़का बिजी रहेगा, विद्यालय नहीं जा पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। जाना कहाँ है, प्राइमरी में, वहाँ भी जाने के लिए इतनी सारी दिक्कतें हैं। बाकी के दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते
तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलेगा। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा भी कम हो जाती है, यानी रस गाढ़ा हो जाता है तो गुड़ जल्दी पकेगा और ज़्यादा निकलेगा, जिसके कारण गुड़ ज़्यादा निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। और आपको ये कोल्हू की बात क्यों बताने लगे? क्योंकि कोल्हू की शुरुआत होने पे गन्ने की पेराई के टाइम में बच्चों को प्रायः गांव में रोक लिया जाता था, विद्यालय नहीं भेजा जाता था, ताकि गुड़ की पेराई कर लो, नहीं तो साल भर क्या खाएंगे। यानी एडमिशन जुलाई में, थोड़े दिन आदमी जुलाई में एडमिशन कराने के बाद गया विद्यालय वगैरह, इसके बाद में विद्यालय जाना बंद करके चलो धान की निराई है तो क्या है, तमाम सारे काम जो खेती के होते थे वो सारा आदमी करे। फिर ठंडी आ जाए, ठंडी में गुड़ की पेराई महीना 1.5 महीना करे, यानी दिसंबर बीतने के बाद में विद्यालय का मुंह देखने के लिए बच्चे को छोड़ दिया जाए। ये तो पढ़ाई की हालत थी। आप सोचो फिर पढ़ाई कैसी रहती रही होगी। यानी जब सारे काम निपट जाएं साल भर के तो 1-2 महीना पढ़ने जाए बंदा, जनवरी फरवरी मार्च, और अप्रैल में परीक्षा दे दे। पास नहीं हो तो भी गड़बड़, पास हो गया तो चलो ठीक, अगली क्लास में बैठा दिया गया। खैर तब उस समय की समय थी, पास फेल वाली बात नहीं, बस एक बार में बता दिया हाँ सब लोग पास हो, सब लोग घर चले जाते थे, उछलते कूदते मुस्कुराते थे। छोटे क्लासों की यही हालत थी। तो आइए हम और आगे देखते हैं क्या हुआ। इसी कारण इस वर्ष भी शुरू हुआ, यानी जल्दी कोल्हू शुरू हो गया। हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे, माँ धूप में कंडे थाप रही थी, यानी गोबर पाथ रही थी। हम दोनों ही इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए, और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। सोचो क्या शब्द प्रयोग करा, छेड़ दी। कहने का मतलब अगले का मन नहीं था और मैंने अपनी बात कह दी। क्यों? सब लोग धूप में लेटे हुए थे, माँ धूप में बैठी कंडे थाप रही थी, और आपके लेखक साहब जो है पानी भर भर के दे रहे थे। तो इस समय जब बच्चा मेहनत कर रहा, माँ की हेल्प कर रहा है, तो इस समय माँ डांटेगी नहीं, इसलिए इस समय में वो अपनी बात रख रहा। आप पिताजी की मदद कर रहे हो और पिताजी कोई काम कर रहे हो, उसमें आपकी मदद के बगैर वो काम नहीं हो रहा हो, उस समय अगर आप कह देंगे पिताजी मैं आपकी जैसे आपका काम तो मैं कर ही दे रहा हूँ, प्लीज़ इस काम करने के बाद हमको 100 रुपये दे दीजिएगा, मैं मार्केट से कुछ खरीदने जाऊंगा, तो शायद पिताजी मना नहीं कर पाएंगे। वैसे भी नहीं करेंगे, अगर नहीं भी करने वाले होंगे, मना करने भी वाले होंगे, तो एक बार नहीं मना कर पाएंगे, क्योंकि आप उस समय काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो माता जी के कंडे थापने के टाइम में आपके लेखक साहब उनको पानी भर भर के बाल्टी का पहुंचा रहे हैं। एक बच्चा धूप में मेहनत कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में माँ से जब बोलेगा कि माँ मुझे पढ़ना है, तो माँ डांटेगी नहीं कि चुप बैठ, क्यों पढ़ने जाएगा, नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं कह पाएगी। और शायद वो हमारा सपोर्ट कर दे, क्योंकि मैं उसका सपोर्ट इस समय में कर रहा हूँ। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि माँ की इतनी हेल्प करके केवल कहलवाना है माँ से कि माँ तू मुझे पढ़ने भिजवा दे, पढ़ने जाने के लिए दादा को राजी करवा दे, अगर तेरे से बन पड़ रहा है तो ये मेरे लिए अच्छा है। देखिए नीचे चित्र भी है, चित्र आप देखेंगे, आगे भी चित्र आपको मिलेगा। माँ जो है खड़ी है, बच्चा बड़े निवेदन पूर्वक कहना चाहता है, बगल में कंडे का ढेर सा दिख रहा है, तो मदद कर रहा है। इस समय कहेगा तो माँ से बात बन जाएगी। आज का ज़माना तो पेरेंट्स खुद ही आपके साथ इतने एक्टिव रहते हैं कि जितना सवेरे जब आपको जगना होता उसके पहले वो खुद ही बेचारे जग के आपको जगाते हैं। लेकिन एक समय था जब ऐसा कुछ नहीं था, और वही बच्चे बहुत बढ़िया से पढ़ पाते थे जिनके मन में ये लगन होती थी कि मैं पढ़ लिख के बहुत कुछ कर जाऊं तभी अच्छा है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता था। बहुत सारे लोग क्लास 5, क्लास 8, क्लास 10th, क्लास 12th तक जाते जाते पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते थे। तो पुराने समय की बात पुरानी है, उस समय इतना अर्थ प्रधान युग नहीं था, लोगों को रहने के लिए कच्चा घर ही पर्याप्त हो जाता था।
लाइन नहीं भी हो तो भी सीसी बोतल में कपड़े डाल करके और घासलेट डाल करके दीपक का काम चल जाता था, उसी से पढ़ाई वढ़ाई भी हो जाती थी। तो आज जैसी कंडीशन नहीं थी। आज तो आपको बहुत महंगी महंगी चीज़ें चाहिए, तब आप अपने आप को समझते हैं कि हमारा स्तर जो है समाज के बराबर हुआ। लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं था, उस समय की बात ही निराली थी। किसी के आने पे कुछ भी अलग नहीं, बल्कि गुड़ सामने रखा, रस पिलाया और लैया, चावल की लैया वगैरह सामने आई। ये सब उस समय का आतिथ्य करने का साधन था, जो कि आज इन सारी चीज़ों पे पैसे खर्च होते हैं, पैसे मिलते भी हैं, पैसे उसी तेज़ी से खर्चे भी होते हैं। उस समय की बात कुछ अलग थी। माँ ने कहा, जरा सोचना माँ ने क्या कहा। ये देहाती लोग कैसी लैंग्वेज में बात करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि शहरी लोग देहाती लोगों से अच्छे हैं। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। यानी बच्चे से कह रहे, तू ही बता क्या करूं। क्यों? क्योंकि पढ़ने क्वेश्चन मार्क है, तू बता क्या करूं, मतलब है बच्चे तू बता कि मैं कैसे तेरे दादा से पढ़ने की बात कहूँ। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सूअर की तरह गुर्राता। अपने पति को कह रही है कि अगर तेरे पढ़ने की बात तेरे दादा से करूँ तो वो सूअर की तरह गुर्राता, मतलब बहुत क्रोधित हो जाता है, आंखें लाल लाल करके देखता है, वो सूअर है। यानी गाली भी देती है। वो देहाती लैंग्वेज में सब चलता है, नॉर्मल बात पे भी गाली दे करके ही बोलते हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा जाता है। प्रेम तो है दिल में, लेकिन बातों में गालियाँ निकलती हैं। तुझे मालूम है माँ के मन में जंगली सूअर बहुत गहराई से बैठा हुआ। तुम्हें मालूम है, मतलब बच्चे से कहती तुमको मालूम है। तो लेखक ये बता रहा है कि माँ के मन में ये जो जंगली सूअर है ये बड़े गहराई से बैठा हुआ है, मतलब उसकी भयंकरता, वो डरावना होता है, खतरनाक होता है ऐसा। तो इसीलिए माँ जो है पिता का तुलना उससे कर देती है कि तुम्हारा पिता भी बड़ा गुस्सैल है, मारने पीटने लड़ाई करने लगेगा अगर तेरे पढ़ने की बात करूँगी। अब मल्ला, खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है। इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। बेटा कहता है माँ देख कोल्हू वगैरह चल के बंद हो गया, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी लगभग बीत चुका। इतना सारे महीने बीत चुके हैं। अब स्कूल जाने के लिए निवेदन करना है कि कुछ दिन स्कूल चले जाएं। सोचो कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और एक काम कर, दत्ताजी राव सरकार जो हैं गांव में ही, उनसे एक बार कहना कि वो दादाजी को डांट दें कि बच्चे को पढ़ा दे, तो दादा शायद सुन लेंगे और हमको पढ़ने भेज देंगे। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ, तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। माँ को कहता माँ तू चल के समझाना ना, दत्ताजी राव साहब को कह देना कि वो दादा को बुलाएंगे, दादा को कह देंगे तो उनकी बात दादा टाल नहीं पाएंगे और वो हमको पढ़ने को भेज देंगे। माँ मान गई। बच्चा काफ़ी हेल्प कर रहा है इस समय, बच्चे की बात मान लेना जरूरी है। मान भी जाएगी, भाई माँ तो माँ है। ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो कह दी, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी, क्योंकि माँ को मालूम था कि क्या होगा। दत्ताजी राव के कहने के बाद भी वो हाँ तो कर लेगा, बाद में सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे भी मालूम था, यानी लेखक को भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। लेखक कितना तड़प रहा था पढ़ने के लिए, यह चीज उसकी माँ समझती थी। एक चीज जानो, माँ को बेटा और बेटे को माँ से ज्यादा दुनिया में कोई समझ नहीं सकता। यह समझदारी बेटे के बड़े होने पर माँ के दर्द समझने की बात तो खत्म हो जाती है, लेकिन माँ बेटे को हमेशा समझती है। भले ही वो न कहे, लेकिन तुम्हारी गलती को, माँ के गलतियों को, बेटे के गलतियों को, बेटे के विचारों को माँ खूब जानती है। वो तो तब तुम्हारी लैंग्वेज समझती थी जब तुम्हारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं थी। एक बार रोए तो जान जाती थी कि भूखा, 5 मिनट बाद फिर रोए तो जान जाती थी अब प्यासा, फिर 5 मिनट बाद
रोए तो जान जाती थी कि कपड़े गीले कर लिया है, और फिर दोबारा रोया तो समझ जाती थी क्योंकि कुछ और हो गया है, इसलिए यह रो रहा है, चिल्ला रहा है। और आपकी सेवा करती थी, आपका पालन करती थी, आपको साफ करती थी, और आपके जीवन में उजाला लाने का प्रयास करती थी। सीने से लगा करके पूरे ब्रह्मांड की खुशियाँ तुम्हारे सीने तक पहुँचा देती थी। वो माँ है, और वो माँ जब तक आपके साथ में हो तब तक समस्त प्यारे विद्यार्थियों से मेरा विनम्र निवेदन है, जब तक भगवान उस माँ को गिफ्ट के रूप में आपको दिया हुआ है तब तक उस गिफ्ट का जितना औकात है उतना प्यार करना, क्योंकि ये गिफ्ट जब एक बार ईश्वर वापस ले लेता है तो दोबारा नहीं देता है, चाहे आप सिर काट के क्यों न चढ़ा दो। दुनिया की समस्त खोई हुई चीज़ें वापस पाई जा सकती हैं, लेकिन माँ और पिता दोबारा वापस नहीं पाए जा सकते, इसलिए हमारा फर्ज उनके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। माँ समझ रही है बेटे की बात, बेटा तो समझ ही रहा है, माँ भी समझ रही, माँ से ज़्यादा बेटे को कौन समझेगा। माता के बगैर, माता जैसा आदर एक बेटे को जीवन में कभी कोई दूसरा नहीं दे सकता है। तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे। माँ के बगैर कोई दूसरा उतना आदर नहीं कर सकता, बारिश के बगैर सागर को कोई भर नहीं सकता। और तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे इतना धीरज है, मेरे से ज़्यादा धीरज कौन धरेगा। मैं तो धीरज धारण ही करता रहता हूँ, मैं तो ईश्वर की प्रतीक्षा में जीवन बिता देना चाहता हूँ, ईश्वर के चरणों में खो जाना चाहता हूँ। मेरी तड़पन वो समझती थी, 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी। माँ समझ रही है, सारा कुछ है, सपोर्ट करेगी, इसके बाद कहती 7वीं तक तो पढ़ा ही देंगे कैसे भी। लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था, दादा मारपीट करने लगे, क्या करेगी माँ अकेली, इसलिए माँ मजबूर हो जाती थी। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। ज़मीन पे बैठना था, दीवार का सहारा लेके बैठ गई। कुर्सी नहीं होती थी, या हर किसी को कुर्सी नहीं दी जाती थी। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता, कोई नाचने गाने वाली है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा यानी लेखक का पढ़ना लिखना बंद करा करके मुझे खेती में जोत दिया, खेती में लगा दिया। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे, अब मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह से देख। आने दे तेरे दादा को, उनको मैं खरी खोटी सुनाता हूँ, क्यों नहीं वो भेजेगा तुम्हें विद्यालय, ये मैं उससे बात करके देखता हूँ। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है, यदि मैं अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है कि मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार चला गया है। कहा, अब खेती में सारे काम हो ही गए हैं, अब कुछ करने को बाकी रह नहीं गया है। धान की फसल निपट गई है, गन्ने की फसल निपट गई है, गेहूं की बुआई हो गई है, तो परीक्षा भी हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए, परीक्षा हो जाए, ताकि मेरा साल बच जाए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वो आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरा, ताकि तुम्हारे दादा को पता न चले कि तुम लोगों ने चाल खेल के बुलवाया है उसको, और पहले उसको भेज देना और घड़ी भर पीछे कोई बहाना लेके तुम भी आ जाना यहाँ पे, तब तेरे सामने ही तेरे बाप से मैं बात करूँगा। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। आप बता दीजिएगा साग भाजी देने आई थी माँ, और कोई बात नहीं, ये मत बताना माँ बेटे दोनों आए थे, नहीं तो हम लोग मारे पीटे जाएंगे। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा, तू निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। ऐसा उन्होंने लेखक को समझाया दत्ताजी राव ने, और भरोसा दिया कि तेरे पिताजी आएंगे तो मैं उनसे तेरे पढ़ाई के बारे में बात करूँगा।